नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कुछ मेरे ऊपर आरोप लगे हैं, सोशल मीडिया पर आएगा। मैं कल उसकी सफाई के साथ वो वीडियो जारी करूंगा कि दरअसल हुआ क्या था। लेकिन आज बात यूपी की। सोचिए, जो लोग बुलडोजर के पक्ष में थे, आप सोचिए, जो लोग बुलडोजर के पक्ष में थे, जब मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चल रहा था तो ताली बजा रहे थे। दलितों के घर पे बुलडोजर चला है, पिछड़ों के घर पे बुलडोजर चला है, नेताओं के घर पे बुलडोजर चला है। लेकिन 2 दिन पहले कानपुर देहात में क्या हुआ? एक ब्राह्मण समाज, जो गरीब परिवार था, जो सरकारी जमीन पर रहता था, मंदिर में पूजा कराकर जिनका परिवार चलता था, उन पर बुलडोजर चलाया गया। 2 लोग घर में जल गए। डीएम, एसपी, स्थानीय प्रशासन, किसी ने मदद नहीं की। अब हो सकता है कि कार्रवाई हो, लेकिन मेरे कुछ वाजिब सवाल हैं। सवाल ये है कि सारे के सारे पत्रकार एक ही भाषा लिख रहे हैं कि अधिकारियों पर कार्रवाई हो। सवाल है कि आइडिया किसका था, ये कंसेप्ट किसका था। और सवाल है कि जो ब्राह्मण समाज के लोग, आज चंद्रशेखर रावण ने ट्वीट किया, पूरा देश उनके पक्ष में है, उस परिवार के साथ है, होना भी चाहिए। किसी के साथ भी अन्याय हो, भारत तब भारत बनेगा। हम सब भारतीय तब बनेंगे जब किसी के साथ अन्याय हो, हम उसके साथ खड़ा रहें, चाहे वो कोई हो। लेकिन सोचिए, इस देश में क्या होता है। कौन लोग थे जो बुलडोजर के पर चढ़ के रिपोर्टिंग कर रहे थे? कौन लोग थे जो बुलडोजर पर चढ़ के रिपोर्टिंग कर रहे थे? कौन लोग थे जो बुलडोजर चलने पर ताली बजाते थे? वो सब गुनहगार हैं। मैं कल भी बुलडोजर के खिलाफ था, मैं आज भी बुलडोजर के खिलाफ हूं। मैं इस देश के संविधान के साथ हूं, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हूं, कानून व्यवस्था के साथ हूं। वो कौन लोग हैं जो मुसलमानों को आरोपी बनने पर आतंकवादी घोषित कर देते हैं? वो कौन लोग हैं जो आदिवासियों के आरोपी बनने पर नक्सलवादी घोषित कर देते हैं? वो कौन लोग हैं जो पिछड़ों को, दलितों को उग्रवादी कहते हैं, उपद्रवी कहते हैं, नक्सली कहते हैं? मैं तब भी उनके खिलाफ था, मैं आज भी उनके खिलाफ हूं, जो आरोपी को दोषी कहते हैं। इस देश में एक लीगल व्यवस्था था, उस पर फॉलो करना था। लेकिन बुलडोजर आया क्यों? बुलडोजर आया था वोट के लिए। तो क्या यूपी में जो परसों बुलडोजर चला है, उससे योगी जी का वोट बढ़ेगा या घटेगा? मैं फिर कह रहा हूं, ये वोट न घटेगा न बढ़ेगा, बराबर रहेगा। और जितने लोग, सोचिए, लोग कह रहे हैं ये सिस्टम पर सवाल है, तो सीएम से सवाल नहीं पूछेंगे, डीएम से सवाल नहीं पूछेंगे। और मान लीजिए कि एक गैर बीजेपी, गैर शासित कांग्रेस राज्य में, गैर बीजेपी राज्य में होता, तो क्या होता? मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया होता, गृह मंत्री का इस्तीफा हो गया होता। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हम सब जातियों में बटे लोग हैं, धर्मों में बटे लोग हैं, और इतनी नफरत है एक दूसरे के प्रति कि हम भारतीय नहीं हैं। हम सबसे पहले जातिवादी हैं। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो हम धर्म के नाम पर एक दूसरे के हिसाब किताब करते हैं। और जाति और धर्म से जब उठ जाते हैं, तब जाकर हम भारतीय बनते हैं। तब हम भारत की कानून व्यवस्था, संविधान, सेना की बात करते हैं। सोचिए कितना दुखद है ये, कितना डरावना है। कल जिसको एक लोकल कर्मचारी चाहे आपके घर पर बुलडोजर चला दे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ यहां बताइए? एक लोकल अधिकारी ने बुलडोजर चलवा दिया, 2 परिवार, 2 लोग मर गए। मैं फिर कह रहा हूं, पहले भी बुलडोजर के खिलाफ, आज भी बुलडोजर के खिलाफ हूं। पहले भी इनकाउंटर के खिलाफ था, आज भी इनकाउंटर के खिलाफ हूं। सोचिए, रोज इस देश में आदिवासियों के घर पर बुलडोजर चलता है, दलितों के घर पर बुलडोजर चलता है, मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलता है, पिछड़ों के घर पर बुलडोजर चलता है। ताली बजती है। लेकिन कभी कभार वो लोग भी चपेट में आ जाते हैं। सोचिए, वो तो गरीब लोग थे, वो तो कभी ताली भी नहीं बजाए होंगे। लेकिन वो तमाम लोग जो मीडिया में है, जुडिशियरी में है, ये सवाल उनसे नहीं है जो इस सत्ता से बाहर हैं, जो इस खेल से बाहर हैं।
सवाल मेरा उनसे है जो इस देश में मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, बिजनेस में है। करिए धरना प्रदर्शन, उठाइए आवाज। मैं तो चंद्रशेखर रावत से कहता हूं उनको जाना चाहिए, अखिलेश यादव को जाना चाहिए, मायावती जी की पार्टी को जाना चाहिए। पूरे देश के लोगों को सवाल उठाना चाहिए कि बुलडोजर का कॉन्सेप्ट किसने दिया और किसको बुलडोजर बोर्ड को दिलवाता है और कौन बुलडोजर चलने पर खुश होता था। कपिल मिश्रा खुश होते थे, अंजना ओम कश्यप खुश होती थी, चित्रा त्रिपाठी खुश होती थी, और नाम बता सकता हूं मैं। उन सबका टाइमलाइन पढ़िए जो बाबा का बुलडोजर कहते थे। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान इस बुलडोजर के चपेट में इस घटना होती तो लोग लिखते कि जब बुलडोजर चल रहा था तो घर से निकले क्यों नहीं। इतने जातिवादी हम लोग हैं, इतने कास्टिस्ट हैं हम लोग। हम सारा फैसला जाति और धर्म देखकर करते हैं। और जो सही लड़ने वाला है, जो सही बोलने वाला है, जो सत्ता से सवाल पूछता है, उसको तमाम तरह के कॉन्स्पिरेसी में फंसा देते हैं। खैर, एक पत्रकार के तौर पे मैं जब तक हूं सवाल पूछता रहूंगा और पूरी दुनिया को मुझसे सवाल पूछने का हक है, उसका मैं जवाब भी दूंगा। और मैं इस देश के लीगल सिस्टम को मानता हूं, फॉलो करता हूं, और मैं चाहता हूं कि लीगल सिस्टम को सारा लोग माने। जो आरोपी है उसको आरोपी रहने दिया जाए, जो दोषी है उसी को दोषी कहा जाए। सोचिए, इसी देश में दोषी जो हैं, आज मिश्रा जी बुलडोजर का विरोध कर रहे हैं और कल तक मुस्लिमों के घर पर बुलडोजर चलने से खुश होते थे। कपिल मिश्रा का ट्वीट देखिएगा। रोहिणी सिंह, इमेजिन स्टैंडिंग ऑफ हार्ट। सोचिए, अब आज बीबीसी के दफ्तर पर छापा पड़ा। ये देखिए, ये क्या हुआ था वहां, ये देखिए। वारंट आपको पता है, वारंट शुरू हो चुका है, देखा हुआ वारंट तब टेंडर किया मैंने। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट से। चलो आप लोग कौन आराम से बात करो यार। गेट खुलवा रहे हैं आप ऐसे 10 मिनट से? गेट कौन खुलवा रहे हैं आप लोग? ऐसे बिना वारंट के गेट खोलेंगे? वारंट आपको पता है, वारंट शुरू हो चुका है, देखा हुआ वारंट तब टेंडर किया मैंने। तो वैसे बीबीसी से जो लोग सिंपैथी रख रहे हैं, मेरी सिंपैथी नहीं है। मैं मोदी जी से एक ही बात से खुश हूं कि जब तक कांग्रेस थी तब तक दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं पर रेड पड़ते थे, दलित, पिछड़े, आदिवासियों को बदनाम किया जाता था। जब से मोदी जी आए हैं, जो मोदी जी के खिलाफ है उसके यहाँ वारंट पड़ता है, उसके यहाँ रेड पड़ता है। सुप्रिया श्रीनेत ने कुछ कहा है, सुनिए एक बार। मैं इनसे सहमत तो नहीं हूं, लेकिन सुन लीजिए। जिसपे प्रधानमंत्री मोदी और गुजरात दंगों को लेकर कुछ सवाल उठाए गए, कुछ आक्षेप लगाए गए, उस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया। लेकिन ठीक 29 दिन बाद चिरपरिचित स्क्रिप्ट के अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी का सबसे प्रबल फ्रंटल इनकम टैक्स बीबीसी के दफ्तर आज इंडिया में पहुंच गया। कहते हैं रेड नहीं हुई, हमने सर्वे किया। आपने जो भी किया, आपने दुनिया को दिखा दिया कि आप वाकई में बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि जो आपने किया है वो एक घबराया हुआ तानाशाही करता है। दिस इज हाउ पीपल रिएक्ट व्हेन दे पैनिक। आपने इस देश की अधिकांश मीडिया को चरण चुंबक बनाने का काम किया है। आप उनसे कहिएगा बैठ जाओ तो वो लौटने को तैयार है। लेकिन अब आपने जो बीबीसी के साथ किया है वो आपका असली चाल चरित्र और चेहरा दिखाता है। वो दिखाता है कि 22 अप्रैल 2014 को जब गुजरात के मुख्यमंत्री और इस देश की प्रधानमंत्री बनने की होड़ में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मीडिया स्वतंत्र होना चाहिए, मीडिया को डरना नहीं चाहिए, और अगर कभी मीडिया डरा तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। आपके एक्शंस उसके बिल्कुल विपरीत हैं। आप मीडिया के ऊपर रेड करते हैं, लेकिन कहां तक सवालों से बचिएगा? इस पूरे देश पर आप इनकम टैक्स की और ईडी की और सीबीआई की रेड करा दीजिएगा। आज देश आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, चाहे वो अडानी पर हो, चाहे वो बेरोजगारी पर हो, चाहे वो महंगाई पर हो, चाहे वो गरीबी पर हो, चाहे वो आर्थिक असमानता पर हो, चाहे वो बुलडोजर चलाने वाली उन सरकारों पर हो जिसको आप तथाकथित डबल इंजन की कहते हैं। लेकिन आप पर अब मुझे तरस आने लगा है, क्योंकि आप एक बौखलाए हुए, घबराए हुए तानाशाह हैं। What you're doing, Mr. Modi, is what people do when they panic. I pity you. मुझे तरस आता है आप पर कि आपको बीबीसी के दफ्तर पर एक रेड और एक सर्च, जो भी आप कहना चाहिए, करानी पड़ी, क्योंकि सवालों से
आप बौखला गए थे, लेकिन ये सवाल तो देश पूछ रहा है और जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। इंदिरा गांधी ने भी बीबीसी को बैन किया था। मैं फिर कह रहा हूं, जो कांग्रेस ने किया है वही बीजेपी कर रही है, बस डंके की चोट पर कर रही है और शानदार तरीके से कर रही है। इस देश में जब तक SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली, अखिलेश तानाशाह नहीं हो सकते हैं, मायावती जी तानाशाह नहीं हो सकती हैं, लालू यादव तानाशाह नहीं हो सकते, कोई दलित पिछड़ा आदिवासी तानाशाह नहीं हो सकता है। तानाशाह वही हो सकता है जो इस देश के संविधान में आस्था नहीं रखता है। अब सोचिए कि क्या मैं अपील करता हूं इस देश के तमाम लोगों से कि जो कानपुर देहात में हुआ है, कम से कम दलित पिछड़े आदिवासी मुसलमानों के लिए तो आप नहीं करते हैं प्रदर्शन, कम से कम उस ब्राह्मण परिवार के लिए तो सरकार से सवाल पूछिए, चाहे टीवी के लोग हो, मीडिया के लोग हो, जुडिशियरी के लोग हो, ब्यूरोक्रेसी के लोग हो, सवाल पूछना चाहिए उनको। आप इस देश के नागरिक हैं। तो ये सवाल है। और सोचिए किस तरह से मैं इनकाउंटर के कल भी खिलाफ था, आज भी खिलाफ हूं, बुलडोजर के कल भी खिलाफ था, आज भी खिलाफ हूं। इस देश में रिपब्लिक, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, इस देश में रिपब्लिक है, कानून है, उसके हिसाब से फैसले होने चाहिए। मैं इस देश के कम से कम बहुजन नेताओं से अपील करता हूं कि जाइए उस परिवार को न्याय दिलाइए, जाइए उस परिवार के साथ खड़े होइए, क्योंकि उसके साथ अत्याचार हुआ है। और जस्टिस यही कहता है कि अत्याचार, हम लोग क्यों जातिवाद की बात करते हैं, क्योंकि जब इस देश में किसी किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के साथ अन्याय होता है तो उस मामले को जाति के आधार पर देखा जाता है, लेकिन मैं उसको विक्टिम के आधार पर देखता हूं। लेकिन इस देश में चीफ जस्टिस से लेकर और चपरासी के पद पर बैठे हुए लोग जब जाति के हिसाब से फैसले करते हैं तभी तकलीफें होती हैं। तो ये सबसे खतरनाक खबर थी और बुलडोजर का साइड इफेक्ट आपने देखा। और अंत में जाते जाते निर्देश सिंह का एक वीडियो चाहता हूं कि सुनाओ। प्रशासन भी सामने है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, इस भारत के अंदर धर्म है तो ब्राह्मण है, और अगर हिंदू कोई धर्म है तो धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ कहीं भी हिंदू शब्द दिखा देना, कहीं इनके शब्दों का उच्चारण नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि हिंदू शब्द मुगलों द्वारा दी गई गाली है, चोर, लुटेरा, उचक्का, काफिर, दास। क्या हम चोर हैं? क्या हम चोर हैं? हाथ उठा के बताओ, हाँ या ना। क्या हम चोर हैं? चोर हैं? क्या हम काफिर हैं? क्या हम लुटेरे हैं? क्या हम दास हैं? जब हम नहीं है तो हम कैसे कहते हैं? बोलो खाली गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इसका मतलब वो हमें क्या बनाना चाहते हैं? चोरों का, लुटेरों का समाज बनाना चाहते हैं, और बाद में कहते हैं तो है ही चोर। पहले हमें उस गाली का उसका मतलब नहीं कि सुन लो, यहाँ पर खुलकर बोल भी प्रशासन भी सामने है। तो ये सोशल मीडिया पर बड़ी खबरें हैं। और सोचिए, मैं तो सहमता हूं, डरता हूं कि पता नहीं कल किस पर बुलडोजर चलेगा, कल किस पर बुलडोजर चल जाए, कल कौन बुलडोजर के चपेट में आ जाए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी भी तरह के गैर बराबरी और अन्याय का समर्थन मत कीजिए, नहीं तो देर सवेर आप भी उनके चपेट में आएंगे। और जब आप चपेट में आएंगे तो आपको बचाने वाला शायद कोई मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी खबर थी सोशल मीडिया पर जो वायरल है। और सोचिए, आज प्रधानमंत्री के इस वादे को भी लोग याद कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा था? अगर आपके मुझे आशीर्वाद मिल जाए, मैं ये सपना पूरा कर दूंगा। 2022, देखिए 2022 यानी आज से 3-4 साल के बाद हमारे देश की आजादी के 75 साल होने वाले हैं। गोविंद गुरु जैसे महापुरुषों ने जिन सपनों को देख करके बलिदान दिए थे, उस आजादी के 75 साल हो रहे हैं। और मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा।
नहीं, गरिया ने 4 दीवारें खड़ी कर दी। मोदी जब प्रधानमंत्री आवास योजना करता है तो पक्का घर, पक्की छत, घर में नल, नल में जल, गैस का कनेक्शन, बिजली, एलईडी बल्ब, शौचालय, ऐसा पक्का पूरा घर ये मेरा। पता कीजिए कितने लोगों को नए घर मिला। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, आप किसी पार्टी का भक्त मत बनिए, किसी नेता का भक्त मत बनिए। सवाल पूछना जारी रखिए। बाबा साहब ने कहा है कि किसी का भी भक्त बनना ठीक नहीं है। मैं इस देश के तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं कि सरकार से सवाल पूछिए कि उस परिवार के जो 2 लोग मरे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है। लेकिन इस देश के लोग से मैं जानता हूं कि जो जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, वो आईआईटी वाले बच्चे के लिए खड़ा नहीं होंगे जैसे रोहित वेमुला के लिए नहीं हुए थे। लेकिन हम लोग न्यायप्रिय हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, हम हर पीड़ित के साथ खड़ा होंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।